सभी विद्यार्थियों से ऐसा कहना चाहते हैं कि क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका हम बेस तैयार कर रहे हैं। बेस मतलब ऐसा है कि फार्मूले होते हैं, उसकी आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। देन अगर ये तैयार हो जाता है तो ये ट्रिग्नोमेट्री पीछे की क्लास में, अगर हम 9th क्लास में देखें तो वहाँ आपने पढ़ा होगा। बट 9th क्लास से आप जनरल प्रमोशन लेके आए, कहीं क्लास लगी कहीं नहीं लगी, कहीं कोई ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, कहीं किसी ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, कहीं किसी ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया, तो अपन भी नहीं पढ़ पाए। और लाइन में ये एक चीज़ और थी कि जनरल प्रमोशन का था कि सब पास हो जाएंगे, तो माइंड भी सेट था कि हम तो पास होने वाले हैं। मतलब हमने कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाए, हमने अपने नॉलेज को डेवलप नहीं कर पाए। 9th में जब आए थे तो 2 साल हो गया देखते हुए, तो 8th से 9th में आए तो उस समय भी यही स्थिति थी कि घर में पेपर बैठे बैठे अपन दे रहे हैं और वहाँ जमा करके आ रहे हैं, तो हमारा पास जो नॉलेज इकट्ठा होना तो नॉलेज तो नहीं हो पाया। ठीक है, अब जो 10th का बच्चा है उससे 8th और 9th का अगर मान लिया पूछा जाता है कुछ, तो उसका बेस बिल्कुल 0 है, गलती उसकी भी नहीं है। बट अब अगर मान लिया जानते हुए कि मैं बहुत वीक हूँ और उसके बाद भी अगर मान लिया वो इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करता है और ये सोचता है कि नहीं अब तो जैसे पास हुए थे ऐसे ही हो जाएंगे, अब नहीं पढ़ते, कुछ भी सोच सकता है, तो ये उसके लिए नुकसानदायक होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका ड्रीम है कि हमको आगे पढ़ना है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, ये जो भी साइंस के सब्जेक्ट हैं ये अगर आप लेना चाहते हैं, या फिर मैं कहता हूँ आर्ट कॉमर्स भी लेते हैं, बट कैरियर में हमको MBA करना है, CA करना है, या कोई अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करके कुछ हमको बनना है, तो आप अभी से बेस को तैयार करते चलें। अर्थात जो 2 साल के पहले जो बच्चे 10th के जो रहे, जो 9th से 10th में आते थे, तो 9th में उनसे पूछते थे कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ा, तो 9th के कुछ चैप्टर्स ऐसे जो 10th में बिलोंग करते थे, मिलते थे, उनके नाम सेम थे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, सांख्यिकी, है ना, स्टैटिस्टिक्स, और आपके 1 चर वाले समीकरण थे वहाँ पर, यहाँ पर 2 चर वाले समीकरण हैं, आलेख, ग्राफ, और इस तरह से बीजी व्यंजक, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये 9th में भी थे, 10th में भी थे। आप बोलेंगे 8th में कहीं पर हल्का सा एक इशारा था सांख्यिकी का या प्रायिकता का, 1-1, 2-2 पेज अपन ने देखे, 2-4 जानकारी उसमें दे दी थी छोटी मोटी बच्चों को हिट करने के लिए। बट 8वीं 9वीं तो अपन पढ़े नहीं है, तो अपने को तो नॉलेज 7th कवर है, और 7th का जो नॉलेज था तो वो इतना है कि 10th में बहुत कम, नहीं के बराबर वहाँ पर मिलता है कुछ, बस वही कि A+B आप होल स्क्वायर अगर हम पूछ लें, A-B आप होल स्क्वायर पूछ लें, A² - B² पूछ लें, तो 10th के अभी भी 80% बच्चे 90% बच्चे के बीच में, 80-90 के बीच में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके लिए हमने तैयार किया है और आपसे ये कहना चाह रहे थे, बहुत ज़रूरी था इसीलिए। हाँ, जितने भी नए स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत बारीकी से देखते जाइए, समझने की कोशिश करिएगा। वो हमारे साइंस विजन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साइड में एक बेल आइकॉन का स्विच होता है, उसको दबा दीजिएगा। क्या होगा कि नए जो वीडियोज़ यहाँ जो अपलोड किए जाते हैं वो आप तक के पहुँच जाएंगे, आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी, नोटिफिकेशंस कहना चाहिए, एक प्रकार का एक इन्फॉर्मेशन है। और अच्छा लगने पर लाइक शेयर भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में भी बांटिएगा, अच्छा आपका फ़ायदा होगा तो अपने साथियों को भी फायदा हो। चलिए आज अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ रहे हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहते हैं कि ये होती है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रि माने होता 3, कोण और मापने वाली मिति क्या हो जाएगी? त्रिकोणमिति। ये होता है ट्राई, 3 के लिए ट्रिग्नोमेट्री। हम बात करना चाहते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात लेंगे, और त्रिकोणमिति अनुपातों के जो मान होंगे, वैल्यूज होगी, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, वो 2 चीज़ की बात करेंगे। और जो सर्वसमीका होती है, आइडेंटिटीज़ होती हैं, वो 3 होती है, उसकी भी जानकारी ले लेते हैं। ये चैप्टर से बाद वाला जो वीडियो अभी हम बनाएंगे उसके लिए आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहली सर्वसमीका। दूसरी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। फिर है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो ये सर्वसमीका का है। तो सर्वसमीका क्या समीकरण होते हैं? हाँ, हर समीकरण सर्वसमीका हों जरूरी नहीं है, किंतु हर सर्वसमीका समीकरण होते हैं। अब ये क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, अपन इन फ्यूचर इसको देखेंगे, क्योंकि अभी चैप्टर से हट के मैंने थोड़ी सी बात किया। अब हमारा जो मेन मकसद है हम उस पर चलते हैं। हमको लेना है सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेना है, राइट एंगल लेना है, और इस राइट एंगल को
लेने के जस्ट बाद में हमको क्या करना है, इसमें हमको ये बताना है कि इसमें ये 90 का एंगल है, ये बी ले लेते हैं हम यहाँ, ये मान लिया ए है और ये सी है। यहाँ पर जो हमने ये निशान लगाया ये एक्यूट एंगल है जिसको हम कहते हैं न्यून कोण है। देन इससे जुड़ी हुई जो भुजा होती है ये कहलाती है संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, संलग्न, ये सा के ऊपर मस्त है, संलग्न भुजा। ये वाली जो कहलाती है ये कहलाती है हमारी सम्मुख भुजा। आप देखिएगा जो ये ऊंचाई है, मतलब लंब कहना चाहिए, लंब, इसको एस से भी दर्शा सकते हैं, पी से भी दर्शा सकते हैं। तो एक्चुअल में इसको कहते हैं लंब, और इसको कहते हैं हम एक्चुअल में आधार। किसको? ये वाली साइड को, ये पूरी भुजा को, ए बी को। बीसी क्या कहती है हमने? लंब। लेकिन ये सम्मुख भुजा तो है, सम्मुख भुजा तो है किसकी? कोण ए की सम्मुख भुजा, और ये संलग्न भुजा तो है, बट किसकी? कोण ए की, ये कोण ए की संलग्न भुजा ये ए बी है, और कोण ए की सम्मुख भुजा कौन है? ये बी सी, हमारे पास ये बी सी है। अब हम यहाँ पर बताते हैं, अगर मान लिया कि ये क्या है तो आप बोलेंगे, ये सबसे पहले तो बता दीजिएगा समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज अगर मान लिया हमने लिया समकोण त्रिभुज, क्या ले लेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो ए बी सी में अगर आप देखते हैं तो ए कोण जो है वो क्या है? वो है एक न्यून कोण है। क्या है? एक न्यून कोण है, न्यून कोण। न्यून कोण मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, ठीक है। अब इसको हम थीटा से अगर इंडिकेट करते होते तो हम यहाँ पर थीटा को लेते हैं, ए की जगह थीटा लेते हैं। प्रदर्शित करने का तरीका है, बताने का, दर्शाने का, प्रकट करने का। और ये हो गया। और को जो कोण जो बी है वो क्या है? हमारे पास 90 एंगल है, 90 का मतलब समकोण है, 90 का मतलब समकोण है। ऐसा त्रिभुज ABC। अब इसको अगर हम पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC, तो इसके सेंटर में आया B। आप देखेंगे ये B जो है समकोण है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये अगर मान लिया लंब है और ये अगर मान लिया आधार है, तो ये जो भुजा ये क्या होगी? कर्ण होगी। और एक बात आपने पहले भी पढ़ा है, शायद 7th 8th में टीचर्स ने आपको बताएंगे, आपने अध्ययन किए होंगे कि जो कर्ण होती है ये सबसे बड़ी भुजा होती है। किसकी तुलना में? एक तो ये होती है लंब, इसकी तुलना में बड़ी होती है, और अलग से अगर हम बात करें आधार तो इसकी तुलना में भी बड़ी होती है। ये हमने थ्योरम में देखा 8th 9th में। अब यहाँ पर अगर हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज में कोई प्रमेय लगता है क्या? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ लगता है। वो कौन सा प्रमेय लगता है? वो लगता है पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज में मतलब इसी में कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, मतलब AB का वर्ग धन BC का वर्ग जो होता है वो किसके बराबर होता है? AC का वर्ग के बराबर होता है। ये भी आप देखेंगे। तो इस बात को भी मैं चाहूँ तो यहाँ नोट कर सकता हूँ, पाइथागोरस का प्रमेय, और उसका जो फार्मूला बना कि AC² = AB² + BC², उसको भी नोट कर सकते हैं। बट हम जो आज जो चैप्टर जो दिए हैं वो हम उसकी बात कर रहे हैं। और चैप्टर आज का हमारा क्या है? चैप्टर आज का हमारा है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं ये देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात बताने के पहले एक जानकारी दे दूं शॉर्ट में, कि अगर मान ली जाए हमारे पास कोई एंगल है, सपोज करो ये ए एंगल है, ए, और अगर ये एंगल ए जो है ये मान के चलें कि 45 है या फिर 60 है डिग्री में, अंश में, और अगर कोण में बदलाव नहीं करते, हम चेंज नहीं करते, मतलब कम या ज़्यादा नहीं करते, ना 45 को 30 कर रहे हैं, ना 44 कर रहे हैं, ना 60 को हम 59 कर रहे हैं, ना 61 कर रहे हैं, ना 90 कर रहे हैं, बदलाव नहीं कर रहे हैं। अगर मान लिया जाए एंगल में, कोण में, ये दो भुजाओं के बीच का जो झुकाव है इसमें हम बदलाव अगर नहीं कर रहे हैं, सपोज करें, तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं AB, BC और जो कर्ण है हमारा क्या? AC, इसमें परिवर्तन नहीं होता। किसमें? इनकी लंबाई में, भुजाओं की लंबाई में परिवर्तन नहीं होता। कब नहीं होता? जब अगर हम कोण की बात करें कि कोण में अगर हम कोई अंतर नहीं ला रहे हैं तो ये होता है। रेशो में, अनुपातिक रूप से, अगर आप बोलेंगे हम इसका फिगर बड़ा बना दें 45 के लिए, तो 45 जितना लेना उतना ही तो लेंगे ना। हाँ, जब तक एंगल बढ़ाएंगे नहीं तो ये कर्ण ऐसा फैल के ऊपर नहीं आएगा, तो ये जो लंब है ये बड़ा नहीं होगा। इसलिए हमने कहा कि अगर ए में परिवर्तन नहीं होता, कोण में कोई बदलाव नहीं होता, तो त्रिभुज की ये तीनों जो भुजाएं हैं इसकी लंबाइयों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये वाली बात आपके सामने हो गई, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फिलहाल हम जो मुद्दे पे आ रहे हैं
वो उससे हटके। आप बोलेंगे वो क्यों बताए, उसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, बीच में मैं आपको बताऊंगा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हुए, जैसे हमने बोले एंगल ए है, अब इस एंगल ए को लिखे कोण ए का साइन क्या हुआ, का साइन क्या हुआ। अब इस साइन क्या हुआ, तो हम इसको बोलते हैं, वो हुआ क्या चीज, लंब बटे कर्ण, मतलब BC के बटे AC। क्या हो गया, BC के बटे AC। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जो BC है उसको लिख सकते हैं कोण A की सम्मुख भुजा के अपॉन, क्या लिख सकते हैं, BC को क्या लिख सकते हैं, कोण A की सम्मुख भुजा। आप सुन रहे हैं, हर चीज लिखना भी नहीं, ध्यान में भी रखना है, अपॉन कर्ण, ये लिख सकते हैं इसमें। और अगर कोई बोलता है कि इसको भी और कोई तरीके से लिख सकते हैं, तो ये ऐसा लिखा सकता है कि साइन ऑफ A। हमने थीटा से इसको व्यक्त नहीं किया, इंडिकेट नहीं किया, दर्शाया नहीं है। अगर बताते होते, यहाँ से थीटा मान लिया ले लेते, तो यहाँ न्यून कोण जो था एक ही जगह थीटा लिखते, और यहाँ पर अपन क्या लिखते, थीटा का साइन, तो लिखते साइन थीटा बराबर, सिद्ध भाषा में शुद्ध रूप में आप जानते हैं कि ये लंब बटे कर्ण होता है। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, साइन क्या लिख दिया, साइन A लिख दिया। ठीक है, लिखने के तरीके में ये ध्यान रखना है कि SIN ये हेल्थ हाइट इसकी बराबर, A थोड़ा सा उठ के आता है, ये थोड़ा सा बड़ा आता है, हल्का सा देखेंगे तो। चलिए, ये आ गया। अब हम इसके बाद में और कुछ लिख सकते हैं, अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो हाँ, ये लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये हमने क्या लिख दिया, ये हमने क्या के बराबर लिख दिया, साइन के बराबर, कोण A का। जिस कोण से जुड़ी हुई भुजा है ना, संलग्न भुजा, तो इसी के साथ में, तो इसी के लिए लेंगे, इसीलिए साइन का थीटा होगा, कॉस का थीटा होगा, टेन का थीटा होगा, कॉट का थीटा होगा, टेन का सेक का होगा और कॉसेक का होगा। तो आप बात समझ गए हैं एक से। मैं क्या बता रहा था आपको, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, लंबे को हम लिख सकते हैं कोण A की सम्मुख भुजा, क्या लिख सकते हैं, कोण A की सम्मुख, क्या लिख सकते हैं, सम्मुख, और ये क्या लिख देंगे यहाँ पर, भुजा। ठीक है, अब देखिएगा, सम्मुख भुजा हो गया, और यहाँ पर हो गया अपना कर्ण हो गया, ये आप लिख सकते हैं। चलिए, अब देखें, इस तरीके से हम बार बार नहीं लिखेंगे, लेकिन आप समझ गए हैं, क्योंकि हमको शॉर्ट में ये ध्यान रखना है, हमको प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिटेल्स, इतना नॉलेज हमारा बहुत है। आप बोलेंगे इतना क्यों बता रहे हैं, इसका कारण ये है कि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी होने जा रहे हैं, जहाँ पर भी होते हैं, बिफोर लास्ट ईयर हमने देखा था पटवारी की परीक्षा जो थी, उसमें जनरल नॉलेज की क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछ लिया था, कहीं साइंस से, कहीं विज्ञान से, कहीं जनरल नॉलेज से, कहीं मैथमेटिक्स का उठा के पूछ लिया। उन्होंने पूछ लिया पाइथागोरस का प्रमेय किसने दिया था, या पाइथागोरस के प्रमेय ने क्या दिया था, या उन्हें स्टेटमेंट दे दिया तो ये किसका प्रमेय है, या कौन से सन में दिया था, कौन से ईस्वी में था, BC क्या है, AD क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। उस दृष्टि से क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, ये ध्यान में न रखते हुए अगर हम सीख रहे हैं, क्या लगन अगर बनाए रखें, या लगन हमको रहे कि हम सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये काम आएंगे। आपको ये विश्वास रखना चाहिए, ऐसी मैं आपको सलाह देने के उम्मीद से कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, अब मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि यदि मान लिया कि ये cos A है, cos A, फिर लिख दिया हमने tan A, फिर tan A है ना, फिर क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया cot A, और फिर हो गया आपके पास sec A, फिर हो गया आपके पास cosec A। देखिएगा, अब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा अपना आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा AB आधार बटे कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। बहुत सारे टीचर्स इसका फार्मूला बताते हैं, लकड़ी अकड़ी लाओ, ऐसा बता देते हैं। क्या बता देते हैं, लकड़ी अकड़ी लाओ, तो लकड़ी का लेते ला और का लेते का, तो लंब बटे कर्ण हो जाता है। अकड़ी का लेते आ और का लेते कर्ण, तो हो जाता है अकड़ी। लाओ में ला जो शब्द है उसका लेते हैं लंब, यहाँ पर ले लेंगे, और फिर यहाँ लिख देते हैं लाओ वा आ शब्द का ले देते हैं आधार, तो हो जाता है आधार बटे लंब बटे आधार। इस तो लंब क्या बना हमारे पास, BC क्या बन गया, BC, और इस तरीके से आधार क्या हमारे पास, आधार क्या बन गया हमारे पास, AB बन गया। ये हो गया। तो वो क्या लिखाते हैं आप लोग, मतलब सोच रहे होंगे कि क्या बता रहे हैं, लका काला आ ऐसा कुछ भी कह देते हैं, लक अक आ ऐसा, लकड़ी अकड़ी लाओ ऐसा लिख देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, वो इसको पकड़ते हैं लंब, इसको पकड़ते हैं कर्ण, इसको पकड़ते हैं आधार, इससे बोलते हैं कर्ण, इससे बोलते हैं लंब, इससे बोलते हैं आधार। ठीक है, तो लका अका ला आ ऐसा करके बोल देते हैं। ये लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। तो 3 में ऐसा चलते हैं, और 3 में जैसे यहाँ पर चलते हैं तो 3 में ऐसा चलते हैं। तो टेन थीटा का चूंकि उल्टा क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है, तो यहाँ लंब बटे आधार बोलते हैं, तो वहाँ से जस्ट क्या बोल देते हैं, आधार बटे लंब। 3 में ऐसा चलेगा, चौथा हो जाता है, ये 5वां हो जाता है, ये 6वां हो जाता है। यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, और यहाँ पर क्या था, 3 था। इस तरीके से अगर उसी रोमन अक्षर में अगर अपन बात करें तो चौथा है ये, 5वां और ये
छठवां देखिएगा कैसा होता है। तो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो हम ए से एंगल से बता देते, टेन ए बोलेंगे, टेन थीटा नहीं बोल के टेन ए बोलेंगे, क्योंकि हमने थीटा की बातें नहीं की है यहाँ पर। मैं बता रहा था, यहाँ लिखा जो है बता रहा था, अगर थीटा से आप बताते हैं टेन थीटा कहते। चलिए अब कॉट ए की बात करेंगे, तो कॉट ए क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, मतलब ए बी की बट्टी क्या हो जाने वाला है, बी सी। दैट मीन्स क्या हो जाने वाला है, आधार के अपान में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। फिर ये जो आया आपके पास जस्ट यहाँ पर सेक, तो सेक किसका उल्टा होता है, आप बहुत अच्छे से देखेंगे, ये होता है कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ ए बी बटे ए सी, तो ए बी सी बटे क्या हो जाने वाला है, ए सी बटे क्या जाने वाला है, ए बी हो जाने वाला है। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद में क्या मतलब हो गया इसका, कि ये हो गया कर्ण के बटे में कर्ण, कर्ण के बटे में हो गया आधार। अंग्रेजी वाले बच्चे देखते हैं कि कर्ण जो होता है वो उसके लिए यूज़ किया जाता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और आधार के लिए बेस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कॉसेक जो होता है ये किसका उल्टा होता है, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन में अगर क्या आया है, बी सी के अपान ए सी आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी के अपान क्या हो जाने वाला है, बी सी हो जाने वाला है। तो लंब के बटे कर्ण था, तो कर्ण के बटे क्या हो गया, लंब हो गया। अब देखिएगा ये क्या हो गया है, ए सी क्या है, कर्ण, तो यहाँ पर आपने बोले कर्ण के बटे क्या हो गया, ये लंब हो गया। ये अपन ने क्या देख लिया आज पूरा, ये देख लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस देख लिए। अब इनकी वैल्यूज़ की बात आएगी, इनकी वैल्यूज़ की बात आएगी। तो वैल्यूज़ को हम देखेंगे साइन 0 से लेकर साइन 90 के बीच में। उसके जस्ट पहले हमको ये देखना है कि इसकी भाषा में और क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर आप बोलेंगे कि इसको भी इस फॉर्म पे लिख के बताइए, इसी फॉर्म पे इनको, ये वाली साइड को, तो आधार को हम कह देंगे हर जगह, क्या कह देंगे आधार को, कि कोण एक ही क्या है, संलग्न भुजा के बटे कर्ण। लंब को क्या कह देंगे, कोण एक ही सम्मुख भुजा के बटे आधार, अपान में, बटे मतलब अपान में। इस तरीके से दो चीज आपको समझ में आ गई, तो तीसरी आप ले लेंगे। तो मतलब जहां पर लंब यूज होगा वहां पर ये क्या बोल देंगे, कोण ए की सम्मुख भुजा है, और जहां आधार होगा बेस, मतलब उसमें आप बोल देंगे कि कोण ए की संलग्न भुजा है। इसको कहते हैं साइड एडजेसेंट, और इसको कह देते हैं अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, या आप ना बोल के बोलिए टू एंगल ए, टू एंगल ए, और ये बोलते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ, या टू एंगल ए, ये कह देते हैं इसको। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आपको एक जानकारी और भी मैं बता दूं कि टेन का उल्टा यहाँ क्या था, कॉट था। अब देखिए उल्टा जो बात शब्द यूज कर रहा है, अपोजिट, तो साइन ए इज द अपोजिट ऑफ कॉसेक ए, दैट मीन्स कॉसेक ए इज द अपोजिट ऑफ साइन ए। तो ये अपोजिट जो है, ये अपोजिट जो रेशोस कहलाते हैं, ये क्या है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होते हैं ये। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर मान लिया हमने बोल दिए कि साइन, अब ए यूज ना करके मैं थीटा यूज करता हूँ। सपोज करिए कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज में, यहाँ पर ये थीटा यूज किया हमने, और ये सी है, ये ए है, और ये मान लिया बी है, और ये समकोण है। तो क्या होने वाला है, ये साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, अपोजिट है, तो हम कहने को कहते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। बट लिखते समय साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिखा जाता है। नेक्स्ट, अगर मान लिया हम कहते हैं, या इंग्लिश वाले यहाँ पर इसको और भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लिया हम कहते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा। ये कैसे हुआ आप बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। देखिए साइन थीटा को नीचे ले गए, कॉस थीटा को यहाँ लिया है, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसके अपान में कुछ नहीं होता, 1 होता, तो 1 एकम 1, ये तो ऐसा हो ही जाता है। तो साइन थीटा इंटू ये कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा यहाँ लग गया, साइन थीटा नीचे चला गया। तो ये क्या बन गया अपना, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसी से हम कह सकते हैं, इज एम्प्लाइज दैट, एक ऑब्जेक्टिव कई बार आता है, वो ये बनता है कि यदि साइन थीटा में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अगर मान लिया है, लिख दें कॉसेक थीटा, क्या लिख दें, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आया है। अब इस तरीके से ये आप सीख लिए। अगर मान लिया इसको एक नाम दे देते हैं, सपोज करो इसका नाम 2 दे देते हैं, कि अब साइन और कॉसेक तो आपने बता दिए, मतलब इसको नंबर 1 नाम देते हैं, इसको नंबर 6 नाम देते हैं। तो 1 अपोजिट ऑफ 6 एंड 6 अपोजिट ऑफ 1, तो उससे ये बनता है। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आया, बीच में इंटू ध्यान रखेंगे, थोड़ा इंटू लगा देते हैं, डॉट टाइप का, मतलब इंटू एक बिंदी भी लगा देते हैं, और कुछ भी नहीं लिखा तो भी समझते हैं अपन कि इसका वैल्यू बनाता है। ऑब्जेक्टिव में जाते हैं, 20-25 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं ऑब्जेक्टिव में, ये बहुत फायदा मिलते हैं। करीब 18-20 नंबर तो बच्चों को ऐसे मिल जाते हैं, थोड़ा सा अगर उनको ध्यान में। फार्मूला पूछता है ए प्लस बी आप होल स्क्वायर का क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या है, मतलब पूरी बुक की अगर मैं बात करूँ तो बोल देता है व्यास क्या होता है, तो त्रिज्या गुणित खाली स्थान ब्लैंक कर देता है, तो 2 गुणित त्रिज्या बराबर हो जाता है, मतलब रेडियस बराबर हो जाता है, डायमीटर डेनोमिनेटर हो जाता है, तो व्यास बोलना चाहिए, व्यास हो जाता है, व्यास तो डायमीटर, तो इस तरीके से हो जाता है। अब डायमीटर है ना, और क्या बोलना चाहिए, क्या है होता है, कुछ भी पूछ सकता है। उन्होंने बोल दिया कि जीवा क्या है,
तो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा वो जो होती है वो व्यास होती है, जो सर्किल के सेंटर से होकर निकल जाती है। ये वृत्त चैप्टर का है, पूरी बुक की बात करें तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बीच बीच में मतलब मैं बोलता हूँ तो अन्य चैप्टर्स को भी आपको फोकस कराते हुए चलता हूँ, मतलब कि आप उसको पकड़ में रखे रहें। अपन पढ़ के रहें, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर अपन देखते हैं ऐसा कि यहाँ पर अगर लिखा है कॉस थीटा, क्या लिखा है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा? सेक थीटा। या अगर हम देखें या फिर यहाँ क्या लिख दें और लिख दें, सेक थीटा बराबर क्या होने वाला है? सेक थीटा बराबर क्या होने वाला है? तो आप बोलेंगे सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा हो जाएगा, 1 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी से क्या बन जाएगा? इसी से ये बन जाएगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी आपसे बन जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। अब जस्ट इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं तीसरा, कि यदि मान लिया हम बोलते हैं कि टेन थीटा का अपोजिट क्या है? कॉट थीटा। क्या है? कॉट थीटा है। तो अपोजिट बोलते हैं कॉट थीटा, लेकिन लिखते समय क्या लिखेंगे अपन? 1 कॉट थीटा। या हम ये बोलते हैं कि कॉट थीटा क्या है? तो आप बोलेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। क्या बोल देंगे? 1 टेन थीटा। देखिएगा ये है। तो जितने स्टूडेंट्स भी अभी इसको देख रहे हैं आप लोगों में से, और जितने लोग यहाँ पर 1-on-1 हमसे बात करते हैं, जो क्लास में मतलब ऑफलाइन क्लास जो अटेंड भी कर रहे हैं, तो वो लोग घर में जाके रिवीजन करने के लिए अपनी प्रैक्टिस तो करते हैं, सही बात है, किंतु आप इधर उधर के गेम वगैरह ये सब ना देख के अपना टाइम को यूटिलाइज करिएगा, उस जगह में यूज़ करिएगा जहाँ काम का है। तो इसको देख लिया करिए, जो चैप्टर सवेरे पढ़ाई होती है उसको शाम को आप देख लो, जब इच्छा हो जब आप देख लो, 1-2 बार देख लिया करिए। इधर उधर की कोई चीज़ें देख के जिससे आपकी लाइफ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता, कोई फ़ायदा नहीं करती, लेकिन ये कर लेंगे और फिर आप सक्सेस मिल जाएगी। उसके बाद फिर देखते रहिएगा गेम वगैरह, टाइम पास करने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, सब अच्छी चीज़ें। तो अभी इसी को रिवाइज करा करिएगा घर में आप लोग। आई होप ये आ गया। अब देखिए, तो मैंने बोला टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? तो कहते हैं कि कॉट थीटा होता है, लेकिन लिखते हैं 1 कॉट थीटा। अब या कॉट थीटा को अगर अपन बोले तो 1 क्या हो जाएगा? ये 1 टेन थीटा हो जाएगा। इज इम्प्लाइज दैट वी कैन से दैट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन जो हैं ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछते हैं। ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर अभी आपने देखे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यूज की जब बात आएगी तो इसके बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। देखते हैं तो कैसे निकलता है, ये आपने अभी तक के देख लिया होगा। चलिए अब ये मैंने आपको सामने मिटा दिया, और मिटाने के बाद अब अपन क्या देखने जा रहे हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात के क्या देखनी, जल्दी बताइए। त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, मतलब वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या करते हैं? ये निकालते हैं अपन साइन थीटा, यहाँ निकाल लेते हैं अपन कॉस थीटा, यहाँ निकाल लेते हैं टेन थीटा, ये निकाल लेते हैं अपन कॉट थीटा, ये निकाल लेते हैं अपन सेक थीटा, और यहाँ निकाल लेते हैं अपन कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए ये जो आया ये यहाँ से लेके ऐसा हो गया। अब आपके सामने ये बहुत अच्छे से मालूम है आपको कि 0 अंश है, यहाँ पर जो है ये 30 अंश है, यहाँ पर जो है ये 45 अंश है, ये जो है 60 अंश है, और यहाँ पर जो है ये 90 अंश है। ये थोड़ा 0 बड़ा बन जाएगा। इस तरीके से आपके सामने ये वैल्यूज़ पूरे तैयार हो गए। अब आपको इनको वैल्यूज़ को 1 बार 2 बार देख लेना है, ये अपने आप तैयार हो जाया करते हैं। तो देख लेते कैसे तैयार हो जाते हैं। देखिएगा ये हम देख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्या देख रहे हैं, मान देख रहे हैं, बिल्कुल सही है। और बच्चों से जब 1-2 बार पूछते हैं नहीं बनता शुरू में, लेकिन जब पढ़ा देते हैं 1-2 बार के बाद तो उनसे बनने लगता है। बहुत सही बात है। देखिएगा तो साइन 0 का मान कैसे निकलेगा? यहाँ 0 निकलेगा, यहाँ 1 निकलेगा, 1/2 होता है, यहाँ पर होता है 1/√2 होता है, और ये होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है, और यहाँ पर हो जाता है 1। ये कैसे मान निकलते हैं मैं आपको लिखने के लिए तरीका बता दूं कि आप सब में क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं तो ऊपर लिख देता हूँ, सबके ऊपर यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 लिख दीजिएगा। कैसे निकलता है मान बता रहे हैं आपको, बहुत सारे बच्चों को मालूम भी, अच्छी बात है, नहीं मालूम तो सीखिएगा। सब में 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, सब में 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। अब डिवाइड करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण जितना हो सके कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आया 1/2, तो फाइनल 1/2 देखिएगा आप। और यहाँ 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 1, तो यहाँ आया 1। तो ये फाइनल ये देखिएगा। और यहाँ पर भी अगर मान लिया आप देखते हैं जो 4, ये क्या है 4 शून्य 0 में 4 का भाग देंगे 0 हो जाएगा, तो फाइनल आप 0 देखेंगे, यहाँ फाइनल 1/2 देखेंगे, और यहाँ फाइनल 1 देखेंगे। अब इन सबका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, दैट मीन्स इनका रूट निकाल दीजिएगा, रूट ऐसा निकाल दीजिएगा, रूट निकाल देंगे। ये तीसरा स्टेप है। पहले अपन ने 0 1 2 3 4 लिख दिए,
फिर उसको सरल कर दिया नंबर 2 में। नंबर 3 में अपन ने क्या किया कि उनके ऊपर रूट लगा दिया, वर्गमूल निकालना है, और चौथे में जो वर्गमूल आया उसको अंदाज कन्फर्म कि शून्य का क्या होता है, वर्गमूल शून्य होता है, 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। देखिएगा ये आया यहाँ पर ऐसा, और ये 4 का आया वर्गमूल 2, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब उसी प्रकार 1/2, तो 1 का तो 1 हो जाएगा, और 2 का क्या होता है √2 होता है। 4 होता तो वर्गमूल उसका जो निकालते रूट जो निकालते 2 निकलता, लेकिन 2 ही है तो √2 निकलेगा। उसी प्रकार 3 का √3 निकलेगा, कितना निकलेगा √3, और 4 का कितना निकल जाने वाला है 2, 4 का वर्गमूल 2। उसी प्रकार 1 का कितना हो जाएगा 1। अब इसको लेके यहाँ पर ला लीजिएगा, तो ये हो गया 1, और ये हो गया √3/2, और यहाँ पर हो गया एज इट इज़, मतलब ये हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। अब देखिएगा क्या होता है, हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है। क्या मालूम है आपको? अलग से मालूम है, मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कि आप जानते हैं ये फार्मूला है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा के अपॉन cos थीटा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि tan थीटा की वैल्यूज जब निकलेगी जब sin थीटा की वैल्यूज वाले में cos थीटा की वैल्यूज को भाग दे दोगे। दैट मीन्स sin थीटा की वैल्यू इधर दी है और cos थीटा की वैल्यूज इधर दी है, तो आप क्या करेंगे, एक शून्य में 1 का भाग देंगे, तो 1 शून्यम शून्य, नहीं 1 शून्यम शून्य, 1 शून्यम शून्य। फिर यहाँ पर देखेंगे जब 1/2 में इसका भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3। फिर इसमें ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ऐसा ये ऐसा समझना आप, मतलब काट के इसको खराब नहीं करेंगे इसको ब्लॉक को, लेकिन समझेंगे कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1। फिर यहाँ पर क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा √3। और फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 1 में जब 0 का भाग देंगे तो ये जाएगा इन्फिनिटी, जिसको ये लिखा रहता है अपरिभाषित या एनडी लिखा रहता है। कहीं जगह एनडी मतलब नॉन डिफाइन, ये देखें या एनडी देखें, ये देखें या ये देखें, या ऐसा अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। और कब होता है, जब कभी भी शून्य में अगर किसका भाग दे देते हैं, 1 का दे देते हैं, तो कभी भी क्या आता है इन्फिनिटी आता है। लेकिन अगर कोई संख्या में 0 का भाग देते हैं तो कभी भी क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। या सॉरी, अगर मान लिया शून्य में 1 का भाग देते हैं तो 1 शून्यम शून्य, 1 शून्यम शून्य, और अगर मान लिया 1 में 0 का भाग देते हैं तो इन्फिनिटी हो जाता है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, अब देखिएगा जैसे यहाँ पर आया कि 1 शून्यम शून्य आया था, लेकिन 1 में 0 का भाग देंगे कभी भी तो इन्फिनिटी हो जाता है। अब हमारे पास tan के बाद cot की वैल्यू आएगी, तो cot की वैल्यू 2 तरीके से ला सकते हैं आप। cot का वैल्यू क्या होता है, चूंकि आप जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा के बट्टे क्या होता है, जल्दी बताएं। cot थीटा के बट्टे क्या होता है, sin थीटा होता है। cot थीटा के बट्टे क्या होता है, sin थीटा। मतलब cos वाले में sin वाले को भाग दे दो, cos की वैल्यूज में sin की वैल्यू को भाग दे दो, मतलब 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। एक दृष्टि से ऐसा आएगा, दूसरी दृष्टि से इसको यहाँ ले आए। ठीक, फिर दूसरा cos की वैल्यू मतलब करनी 3/2 में अपन जब इसका भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा तो ऊपर क्या बच जाएगा √3 बच जाएगा। ऐसा आता है, दूसरे तरीके से ये आ गया। 2 तरीके हैं, या तो यहाँ से ऐसा ला लीजिएगा, ये इधर चले जाएगा ये, या फिर cos वाले में sin वाले का भाग देते तो भी ये आ जाता है, ये आप देखेंगे। इसके बाद जब यहाँ से कट गया तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या जाने वाला है, ये वैल्यू इधर जाएगी तो 1/, क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, ये जो इस साइड है तो ये आ जाएगा 0 हो जाएगा। क्या जाएगा 0। जस्ट बाद में आप जब sec है तो sec की वैल्यूज कैसे निकलेगी, तो इसका तरीका सिंपल सा है कि cos का जो होता है अपोजिट, अपन ने यहाँ पर देखा था cos का अपोजिट क्या होता है, sec होता है, लेकिन लिखते क्या 1/sec। दैट मीन्स sec की वैल्यू अगर नीचे जाएगी तो 1 के अपन के नीचे जाएगी तो 1 का अपॉन उल्ट क्या होगा 1 ही हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 1 का उल्टा 1, और करनी 3/2 का उल्टा क्या जाने वाला 2/करनी 3 हो जाएगा, और 1/करनी 2 का उल्टा क्या जाएगा √2 का 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2/1, और ये 0 का क्या हो जाने वाला है इन्फिनिटी हो जाने वाला है। यहाँ तक भी अभी आपने देख लिया। जस्ट कॉसेक में फिर वही तरीका है कि 0 का अपोजिट क्या होता है इन्फिनिटी होता है, या फिर इसको यहाँ से ले आए, दोनों तरीके हैं। इसको ऐसे रखेंगे तो भी आता है, क्योंकि पूरा कोण में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, sec 90 - थीटा बराबर cosec थीटा, इसलिए आ जाता है पूरा कोण में। तो दूसरा तरीका क्या बता दिया मैंने कि साइन का अपोजिट क्या होता है, इसके पहले भी मैंने अभी त्रिकोणमितीय अनुपात करते समय बताया था कि साइन का उल्टा होता है, ये तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, और 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसा भी आ रहा है यहाँ। फिर 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, जो कि डायरेक्ट यहीं के यहीं भी आता है। फिर क्या हो जाएगा √3/2 का उल्टा क्या हो जाने वाला 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। अगर आप कहते हैं कि ये तो डायरेक्ट यहाँ पर ऐसा आ रहा है, ये ऐसा भी आ रहा है, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1, जैसे ये भी आ रहा है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, ये वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस या त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, ये बहुत जरूरत पड़ती है सवाल करते समय। 8.1 से लेकर 8.4 तक या 3 तक के जो भी है वो आपको ये बन जाएगा। ये नॉलेज आपका प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व दी क्वेश्चंस, उसके लिए बड़ा काम का है। अब आप बोलेंगे अलग से भी हमको नॉलेज रखना चाहिए इसका, थोड़ा सा हट के और भी तरीके से पूछ सकता है। हाँ, जैसे कि आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में दिया हुआ कि साइन हट के बात कर रहा हूँ इसमें,
कि साइन शब्द का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने दिया था, अपनी किताब आर्यभट्टियम में दिया हुआ था, उसमें उसने इसका अर्थ बताया था, ठीक है ना। यहाँ से हो गया, उसका एक्चुअल में शब्द साइनस था, और साइनस था होने के बाद फिर ये ऐसा चला, ये अब चलता गया, ये आप पढ़ेंगे। अब उसके बाद वहाँ पर आ गया उसने कि जो एडमंड क्या बोलना चाहिए, क्या बोलते, गुंटन, एडमंड गुंटन, तो ये थे, इन्होंने 1581 और 1626 के बीच में ये बताया था। इसके साइन शब्द के बारे में उसने अर्थ बताया था सबसे पहले, ये उसने बता दिया साइन के बारे में। और कॉस के बारे में बताया, जूनास मूरे जो था उसने, जो 1674 आया था, तो 1674 में, उसके बारे में शब्द बताया हुआ था ये। तो ये जो बातें हुई कि फिर उससे रिलेटेड शब्द कोटि ज्या कहाँ पर आया, ज्या क्या आया, फिर आर्यभट्ट ने ये भी बता दिया था कि अर्ध जो ज्या होती है उसको उन्होंने अर्धवक्र के रूप में दिया, तो फिर जो ज्या शब्द था वो जीवा शब्द में कन्वर्ट हुआ, ये आर्यभट्ट ने अपने उसमें बताया, अपनी किताब में लिखा है, सब सर्वप्रथम हुआ। फिर जाने के बाद जब देखा कि वो जो ज्या था, जो जीवा बनी, उसका मतलब क्या, उसका वक्र का रूप निकलता था, उसका अर्थ है। तो ये पूरा का पूरा जो था, ये जो बेस है, जो थ्योरी दी हुई है उन्होंने अपने उसमें, तो ये साइड के हट के नॉलेज एक बार अगर अपन किताब में 10th के बुक में दिया हुआ है, इसको अगर आप पढ़ लेते हैं, मैं कन्फर्म मतलब जो बताने को उसकी कन्फर्म है, लेकिन फिर भी एक बार आप टैली कर लीजिएगा, सन उसमें दिया हुआ पूरा किताबों में, तो ये नॉलेज हो जाएगा। क्या मालूम वो कभी पूछ ले कि 1581 और 1626 जो थे एडमंड गुंटूर, ये कौन थे, ऐसे कुछ नाम है, तो आपको याद रहना चाहिए कि ये इसके बारे में शब्द उसने दिया हुआ था। और ये साइनस शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था, साइन शब्द किसने लाया था सबसे पहले, तो ये आप बता सकते हैं। कोटि ज्या किसने बोला था, ये तो अलग से भी आप पढ़ सकते हैं, वो नॉलेज हट के बात अलग है। लेकिन अभी आपको प्रैक्टिकली हल करने के लिए इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ये कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, इसका फायदा उठाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज को अपन सॉल्व करने के लिए जस्ट इसके बाद जाएंगे, तो आपको बेस पूरा मालूम हो जाएगा कि किसका कौन अपोजिट है, किसकी वैल्यूज़ क्या है, और त्रिकोणमितीय रेशोस को कैसे लिखते हैं, समकोण त्रिभुज क्यों लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज वगैरह, या समबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज क्यों नहीं लेते हैं, ये सब यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है। वीडियो आपको पूरे समझ में आई, आप इसका लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।